केमिकल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्शन इशू है, इसको भी एक तरह का हुआ बनाया हुआ है, मतलब इसको जनरलाइज किया हुआ है कि ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी। जो प्रोडक्शन कब आती है, धरती को हम माँ कहते हैं। माँ का मतलब है रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ का पालन पोषण करना। अब धरती माँ भी हमें हर साल हर सीज़न में कुछ ना कुछ पैदा करके देती है। तो हम जैसे धरती माँ को खुराक देंगे तो वो भी तो हमें वैसा ही देगी ना। अगर हम उसको यूरिया डाल रहे हैं, उसको डीएपी डाल रहे हैं, उसको ये पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो क्या उसका मन दुखी नहीं होगा, उसकी आत्मा दुखी नहीं होगी, उसका शरीर, उसका सीना छलनी नहीं होगा। मेरा नाम रूपसी गर्ग है। हमारी खेती विरासत मिशन नाम की एक संस्था है, जैतो मंडी, फरीदकोट ज़िला, पंजाब। उमेंद्र दत्त जी खेती विरासत मिशन के फाउंडर हैं और मैं भी पिछले 4 साल से केवीएम के साथ जुड़ी हुई हूँ। केवीएम का मेन काम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि पंजाब और हरियाणा हरी क्रांति का गढ़ रहा है। तो उस हरी क्रांति से हमें प्रोडक्शन तो मिली, क्वांटिटी तो बढ़ी, पर क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई। क्वालिटी सिर्फ खाने की नहीं, हमारे रहने सहने की, हमारे सोचने समझने की, काम करने की, और उसमें बहुत ज़्यादा हमने केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने शुरू कर दिए, जिससे हमारी हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ पे बहुत असर आया। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हमने काम करना शुरू किया। किसानों को हमने मेन रूप से अपने साथ एंगेज किया, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की बिना जहरों की खेती कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, उसकी अवेयरनेस, फिर उसको कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ मीटिंग्स, वर्कशॉप्स, ये सब करना शुरू किया। बहुत लंबा समय लगा क्योंकि इस काम की बहुत रेजिस्टेंस थी। एक तरफ तो पूरी सरकार, पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ सारे पेस्टिसाइड्स, हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइज़र्स को प्रमोट कर रहे थे, और दूसरी तरफ हम एक ऑल्टरनेटिव दे रहे थे कि इन सबको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, देसी गाय का जो गोबर है या जो हमारे देसी तरीके हैं उससे हम खेती करें। तो किसान को भी टाइम लगा क्योंकि हरी क्रांति बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही थी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पंजाब में आ रही थी, ठीक है ना, और पानी फ्री का मिल रहा था, ये सब चीज़ें। और गेहूं चावल उससे बड़ा कि हम सिर्फ 2 ही तरह की फसलें उगाएंगे क्योंकि इसका एमएसपी है। पर एक सोचने वाली बात है कि ठीक है, गेहूं और चावल से किसान की फसल का पूरा प्रोक्योरमेंट हो जाएगा, उसको पैसा भी मिल जाएगा, पर क्या उसको अपने खाने के लिए शुद्ध और सही अनाज मिलेगा? शुद्ध और सही के साथ साथ इसमें यह भी है कि हम सिर्फ कनक और चावल नहीं खाते हैं, गेहूं और चावल नहीं खाते हैं पूरा साल। हमें सब्जियों की ज़रूरत है, फ्रूट की ज़रूरत है, तेल, दाल और भी तरह तरह की चीज़ें। तो वो सब ख़त्म हो गया। हमारे खेतों में जो पेड़ होते थे, है ना, तरह तरह के जो अपने ट्रेडिशनल पेड़ हैं, किक्कर है, उसमें वन है, करीर है, और भी हर जगह के हैं, तो वो सब काट दिए गए। क्यों काट दिए गए? क्योंकि वहाँ पे ट्रैक्टर चलाना था, उसको समतल करना था। ट्रैक्टर चलाने में वो बाधा बनते थे, उसमें कितने पक्षी अपने आलने बनाते थे, वो सब ख़त्म हो गया। और फिर जब ये पराली का आया, अभी जैसे रिसेंट है कि हम धान लगाते हैं, और धान भी उस वैरायटी का लगाते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा पराली होती है, क्रॉप रेजिड्यू होता है। तो उस क्रॉप रेजिड्यू को मैनेज करने के लिए आग लगती है, क्योंकि इतना संभालेंगे कैसे। जब आग लगती है तो मिट्टी के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इतना हाई टेम्परेचर है, सब मर जाते हैं। और जो जीवित प्राणी हैं, आसपास के पेड़ हैं, पक्षी हैं, कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं धुएं के कारण। तो ये सब मतलब सोचने वाली बात है। अब इसमें एक बात और आती है कि किसान लगाने को तो तैयार है जी, किसान लगा देगा, पर उसको खरीदेगा कौन? अब ये भी बड़ी अजीब बात लगती है मुझे तो पर्सनल तौर पे। भाई हम कुछ उगाएं और उसको ख़रीदने के लिए कोई तैयार रहे। चलिए, ऐसा मतलब आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए कि हमारा इस तरह का सिस्टम बने कि कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी हमारे पास एक मार्केट है। पर क्या हमें खुद से मार्केट बनाने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम वो चीज़ें ना लगाएं जिसकी हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? तो किसानों का इस तरह से एक तरह से एक्सपेक्ट करना कि हमारी जो भी फसल है वो सरकार उठा ले, हमें एमएसपी मिल जाए, या कोई और एनजीओ उठा ले। अब जैसे मिलेट्स का भी है पूरा कि मिलेट्स उग जाएंगे, पर मिलेट्स की बिक्री कहाँ पे होएगी, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ पे होएगी, उसके कंज्यूमर्स कहाँ पे होएंगे। तो मुझे लगता है कि किसान एक तरफ हैं समाज में,
किसान वो है जो प्रोड्यूस कर रहा है, पर उसके साथ साथ हमें प्रोसेसर्स वो भी खड़े करने पड़ेंगे ना। अब जो फूड क्रॉप है, कोई भी है, सब्जियां हैं या फिर फल फ्रूट है, जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी तो उसकी इतनी लाइफ नहीं रहेगी। अब मैं ज़्यादातर कॉटन के साथ काम करती हूँ, कॉटन के जो किसान हैं पंजाब हरियाणा के, तो हमने ये देखा कि हम अगर सिर्फ फूड क्रॉप्स की बात करेंगे और अपनी क्लोथिंग की बात नहीं करेंगे तो वो भी मतलब बात जचती नहीं है, अधूरी सी लगती है। और पहले हमने देखा है कि हमारे घर की ज़रूरत के लिए जो भी कपड़ा बनता था, खेस है, चादर है, खद्दर है, वो सारा अपने खेतों में कॉटन लगाई जाती थी, उसके बाद उसकी स्पिनिंग वीविंग सब अपने गाँव में होती थी। तो किसान एक तरफ प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरी तरफ उसको प्रोसेस करने के लिए स्पिनर हैं, बुनकर हैं, ठीक है, उस पर कढ़ाई करने के लिए भी हैं, उस पर उसकी सिलाई करने के लिए भी। तो ये पूरी वैल्यू चेन थी, पूरा एक हमारा ग्राम स्वराज था। जो गांव है, गांव सिर्फ हमारे ये नहीं है कि प्रोड्यूस करो और इसको कहीं बाहर भेज दो, वो अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, एक इकाई है, एक शरीर है जिसके अलग अलग अंग एक दूसरे के साथ मिल के इसको संपूर्ण बनाते हैं। और सिर्फ एक फिज़िकल बॉडी नहीं है, उसमें एक मन है, उसमें एक बुद्धि है, अपना विवेक है, हमारे कलेक्टिव प्रोग्राम्स हैं गाँव के, हमारे पेड़ पक्षियों के बारे में, हमारे जीव जंतुओं के बारे में, हमारे अपने अपने त्यौहार हैं हर एक एरिया के। तो उसको तो हमने एक तरह से मार दिया ना। तो ये जो बातें होती हैं कि ठीक है आपकी आमदन बढ़ जाएगी, आपको ये इतना इस पे रेट मिल जाएगा, ठीक है, आपको वो इकोनॉमिक चीज़ मिल गई, पर क्या उसमें वो आत्मा डल पाई? तो क्या हम पैसे के पीछे ज़्यादा नहीं भागेंगे इससे? तो मुझे लगता है इन सब पे थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच विचार करना चाहिए। और एक सहज ज़िंदगी क्या हो सकती है, खाली किसान के लिए नहीं, हमारा एक कारीगर समाज बहुत बड़ा है, तो उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि कारीगर को सारा जो कच्चा माल है वो किसान ने सप्लाई करना है। अब एक कुम्हार की अगर हम बात करें तो कुम्हार को मिट्टी कहाँ से आएगी? खेत से आएगी। अब कोई खेत से उठाने देता है क्या मिट्टी? नहीं उठाने देता है। एक जुलाहा है, जुलाहे को धागा कौन देगा? कतैया देगा। कतैये को रुई कौन देगा? किसान ही देगा ना। तो ये जो है पूरी चीज़ें, और लकड़ी है, लकड़ी का काम करने वाला, हाँ, बढ़ई है, तो उसको भी कच्चा माल कहाँ से आएगा? अब कहते हैं हमारे पंजाब में टाली दा चरखा है जी, मेरी माँ ने बनाया सी, ठीक है, ਇਹ ਕਰੀਰ ਦਾ ਚਰਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਨ ਦਾ ਚਰਖਾ। मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੁੱਡ ਦਾ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਆਲ ਦਿਸ ਨੌਲੇਜ। तो वट आर वी डूइंग, है ना। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, है ना, what I have done with my hands, if I don't appreciate it myself, because it is not just about your eyes ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਇਟ ਦੈਨ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ सोच समझ के, और खाली MSP, खाली पॉलिसीज़, खाली पैसा, खाली प्रोक्योरमेंट नहीं बात बन पाएगी। तो सबको जब तक नहीं जोड़ेंगे तो वो करना पड़ेगा। और हमें थोड़ा सा अपना इतिहास भी जानना पड़ेगा, खाली ऐसे आज के समय को और आगे के समय को सोचते हुए नहीं, हमारे इतिहास में क्या था तो वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ऐसे करके मुझे, एक तो आपने कहा कि ऑर्गेनिक की इतनी प्रोडक्शन नहीं है। देखिए, प्रोडक्शन कब आती है? धरती को हम माँ कहते हैं। माँ का मतलब है रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ का पालन पोषण करना। अब धरती माँ भी हमें हर साल, हर सीज़न में कुछ ना कुछ पैदा करके देती है। तो हम जैसे धरती माँ को खुराक देंगे तो वो भी तो हमें वैसा ही देगी ना। अगर हम उसको यूरिया डाल रहे हैं, उसको DAP डाल रहे हैं, उसको ये पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो क्या उसका मन दुखी नहीं होगा? उसकी आत्मा दुखी नहीं होगी? उसका शरीर, उसका सीना छलनी नहीं होगा? और अगर हम कहें कि हम ऑर्गेनिक में आ गए, हमने ये सब डालना बंद कर दिया, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा ना रेजुविनेट होने में, रिवाइव होने में। और क्या हम उसको वो न्यूट्रिशन दे रहे हैं जो उसकी स्वास्थ्य के लिए, उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है?
तो अगर हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, उसको प्रॉपर इनपुट दें, तो आप तो देश दुनिया घूमते हैं, आप जानते ही होंगे। हमारे इधर कर्नाटका में हैं सुरेश देसाई जी हैं, हाँ सुभाष शर्मा जी हैं यवतमाल में, तो वो केमिकल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्शन इशू है, इसको भी एक तरह का हुआ बनाया हुआ है, मतलब इसको जनरलाइज किया हुआ है कि ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी।